प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। हमने 40 तक के करवा दिए थे और अब ये भी इस वीडियो में 40 से आगे की बात करेंगे। इसमें आप लोगों को दांतों के प्रकार और रक्त से संबंधित प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका देखो पॉइंट इसमें 41 नंबर दिया गया है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। वो चाहे जीव हो और चाहे पेड़ पौधे हों, ठीक, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके स्वपोषी कहलाते हैं। अगला देखो, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो वो परपोषी कहलाते हैं, अर्थात दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं तो परपोषी कहलाते हैं। ठीक, 42 नंबर देखो दिया गया है कि परपोषी पौधों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब ये परपोषी पौधे कई तरीके से बट जाते हैं अलग अलग हिस्से में। जैसे मर्तोपजीवी क्या होते हैं? जैसे कुकुरमुत्ता है और ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस भी कहते हो। तो वो पूछ सकता है कि कुकुरमुत्ता क्या है, तो एक परपोषी पौधा है। अगर परपोषी ऑप्शन में होगा तो परपोषी होगा, वरना मर्तोपजीवी होगा। ठीक, तो वो आपको लगा देना है। अगला देखो, परजीवी आपका अमरबेल होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका डिवाइडेशन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परजीवी में अमरबेल आता है और मर्तोपजीवी में आपका कुकुरमुत्ता आता है, ठीक, जिसको मशरूम भी कहते हो। सहजीवी आपके पौधों में आपका सहजीवी आता है, ठीक। और कीटभक्षी में ड्रोसेरा और घटपर्णी और बीनस फ्लाई ये होता है, ठीक। यहाँ पर सहजीवी नहीं होगा, यहाँ पर कोई और दूसरा होगा। चलो हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कीटभक्षी पौधे पूछा गया है कि ड्रोसेरा और घटपर्णी और बीनस फ्लाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर पॉइंट देखो, जब मशरूम या कुकुरमुत्ता में होता है तो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक। मशरूम या कुकुरमुत्ता में क्या होता है? प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। मर्तोपजीवी अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी, ठीक। 46 नंबर देखो, परपोषी पौधे में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो भी आपके परपोषी पौधे, जैसे कि आपका अमरबेल हो गया या ड्रोसेरा हो गया या आपका कोई अदर पौधा जो परपोषी होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक, पर्णहरित नहीं होता, जिससे उसकी पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं। अगला 48 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है, तो उसमें CO2 गैस, प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस सहायक होती है। और वही प्रकाश संश्लेषण में जो है मुक्त क्रिया कौन सी होती है, मुक्त गैस कौन सी होती है? तो O2। यानी प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हो, वो आपकी यूज होती है, प्रयोग होती है, और मुक्त होती है, मतलब निकलती कौन सी है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसको जीव जंतु जो है प्रयोग करते हैं। 49 नंबर देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्णहरिम सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ठीक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इसमें से नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है नहीं हो पाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन, ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, बनते हैं। 50 नंबर पॉइंट है, जंतु जो विषमपोषी होते हैं। जंतु, अच्छा ये बताया गया है कि जंतुओं को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये विषमपोषी होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। 51 नंबर जो है कि पोषण के भाग। अब इसमें पोषण के भाग में देखते हैं। पोषण के भागों में बात करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनने वाले हैं। जैसे भोजन का ग्रहण, इसको अंतर्ग्रहण भी कहते हैं, और उसका पाचन, ये दो भाग होते हैं भोजन के पोषण के भाग में। पोषण के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं। पहले भोजन का ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण जिसको कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और उसका पाचन करना, दो क्रियाएं होती हैं। तो इसमें आपका देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो पादाव द्वारा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पादाव द्वारा होता है, ठीक। और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में स्पर्शक होते हैं उसके। हाइड्रा में क्या होते हैं? स्पर्शक होता है, तो स्पर्शकों के द्वारा हाइड्रा भोजन को अंदर ग्रहण करता है, अपने अंदर जो है
ग्रहण करता है। मधुमक्खी और तितली में लंबी नालिका होती है और पक्षियों में चोंच होती है, सभी लोग जानते हैं। मानव में मुख गुहा या मुख होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, हाइड्रा, अमीबा और मधुमक्खी, तितली। ठीक, बाकी ये आप जान ही जाएंगे। 52 नंबर पॉइंट देखो दिया गया है कि मानव के दांतों के प्रकार। तो मानव के मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ध्यान रखिएगा, ये चारों अगर पॉइंट जो होते बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कृंतक में आपके 4 दांत होते हैं, इनका कार्य होता है काटने का कार्य होता है। क्या होता है, काटने का। और रदनक जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है और फाड़ने का कार्य इनका होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर चर्वणक की बात करें तो ये संख्या में 8 होते हैं और ये पीसने और चबाने का काम करते हैं। और जो चर्वणक होते हैं जिनको दाढ़ भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये 12 होते हैं संख्या में और इनका भी काम पीसने और चबाने का होता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया, आहार नाल के भाग। तो आहार नाल के भाग जैसे मुखगुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत तो बड़ी आंत, ये क्या है, आहार नाल के भाग हैं। 64 नंबर, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो इनेमल है। जो दांतों की ऊपरी परत होती है इसको इनेमल कहा जाता है। ठीक, तो दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। अगला 45 नंबर पॉइंट दिया गया, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो लार में होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। 56 नंबर पॉइंट, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो कहाँ, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि घास खाने वाले जंतुओं में सीकम क्या होता है, सीकम होता है। जो भी घास खाते हैं जानवर उनमें सीकम होता है जिसको अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधनाल होता है जहाँ सेलुलोज का पाचन होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो जंतु घास खाते हैं उसमें सीकम होता है जिसमें वो जल्दी जल्दी से चारा खा लेते हैं और लास्ट बाद में जो है आराम से क्या करते हैं, उसको चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो वही आपका सीकम होता है जिसमें खाना जमा कर लेते हैं और बाद में धीरे धीरे उसका क्या है, पाचन होता रहता है। ठीक, 58 नंबर दिया है कि मुखगुहा में सरलीकरण होता है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है कि मुखगुहा में किस पदार्थ का सरलीकरण हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, मॉडल प्रश्न पत्र में हमने पूछा था। श्वास या श्वसन या निश्वसन प्लस उच्छ्वसन या निश्वसन। ठीक, श्वसन या निश्वसन को कहते हैं इंस्पायरेशन और उच्छ्वसन या निश्वसन को कहते हैं एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन बराबर होता है श्वासोच्छ्वास। ठीक, जिसको ब्रीथिंग भी कहते हैं। ठीक, तो ये इससे आपका सूत्र एक बन जाता है, ब्रीथिंग बराबर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका दिया गया है। बी बराबर आई प्लस ई आपको याद रखना है। अगला देखो 60 नंबर दिया, चूने के पानी को दूधिया करता है कौन, तो CO2। CO2 क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया करता है। 61 नंबर, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है तो 12 से 18 बार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 62 नंबर है, श्वास मापी यंत्र कौन सा है, तो स्पायरोमीटर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पायरोमीटर। श्वास मापी यंत्र कौन सा होता है, तो स्पायरोमीटर। जीवनदायिनी गैस कौन सी, ऑक्सीजन, इसको O2 कहते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 64 नंबर देखो पॉइंट दिया गया है कि श्वसन तंत्र के भाग, श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, तो नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, ये सब क्या है आपके श्वसन तंत्र के भाग हैं। 65 नंबर, श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं तो नासा गुहा में होती हैं और इनसे श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, स्रावित होता है, निकलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, श्लेष्म ग्रंथियाँ। 66 नंबर पॉइंट दिया है कि सी आकार की संरचना कहाँ पर होती है, तो श्वास नली में पाई जाती है। ठीक, 66 नंबर, सी आकार की संरचना किसमें होती है, तो श्वास नली में होती है, जो श्वास नली को चिपकने से बचाई रखती है। ठीक, 67 नंबर दिया है कि एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर पत्ती नुमा ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये खाने को जो है श्वास नली में नहीं जाने देता है। जीवों में श्वसन, अमीबा और पैरामीशियम, इसमें जो है शरीर की सतह से
विसरण द्वारा श्वसन होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम में कैसे सांस लेते हैं, ये शरीर की सतह से विसरण द्वारा सांस लेते हैं। और केचुआ त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से केचुआ और मेढक दोनों लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और काकरोच की बात करेंगे तो काकरोच जो होता है वो श्वास रंध्र द्वारा सांस लेता है। ठीक, काकरोच श्वास रंध्रों द्वारा सांस लेता है। मछलियों की बात करेंगे तो इसमें गलफड़ों द्वारा होता है, ठीक, श्वास लेना। पौधों में श्वसन की बात करें तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा पत्तियां श्वसन करती। नेक्स्ट देखो परिसंचरण तंत्र, 69 नंबर पॉइंट दिया गया कि परिसंचरण तंत्र, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो हृदय आपका एक भाग होता है, इसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं और रुधिर होता है जिसको रक्त भी कहते हो। ठीक, तो हृदय, रुधिर वाहिनियां और रुधिर, ये 3 भाग होते हैं परिसंचरण तंत्र के। हृदय की बात करें तो इसमें आपके 4 भाग होते हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां निलय, बायां निलय। ठीक है, दायां निलय, बायां निलय। तो ऐसे आपको याद रखना, निलय और अलिंद अब ये दोनों बाएं दाएं होते हैं, तो इसलिए बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक, ऐसे आपको याद कर लेना है। 4 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। संख्या आपसे पूछ सकता है कि कितने भाग होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न देखो, दिखा है धमनी और सिरा। इसमें आपको थोड़ा सा गौर करना है। धमनी में जो है शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बहता है। सिरा में अशुद्ध CO2 युक्त जो है रक्त बहता है। अपवाद ये है कि फुफ्फुस धमनी जिसको कहते हो, फुफ्फुस धमनी जिसको पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, वह तो अमूमन धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है जिसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, वो आपका अशुद्ध रक्त बहाती है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है। फुफ्फुस जो पल्मोनरी सिरा होता है, फुफ्फुस सिरा जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ये दी गई हैं। बाकी कल हम लोग रक्त के प्रकार और रक्त के भाग, प्लाज्मा और इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।